गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट देखना स्टार्ट किया था और जो लोग लाइव क्लास देख रहे होंगे ये बात समझ गए होंगे कि मैं अपने टाइम का कितना पंक्चुअल हूँ। हमेशा क्लास उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है जिस टाइम पे बोला जाता है। तो थोड़ा लेट जो है वो लगातार जो है हो रहा है। 9 बजे की क्लास कहने को है लेकिन इसमें लेट हो रहा है। तो उम्मीद है इतना चीज़ आप जो है समझ रहे होंगे और इसको नज़रअंदाज कर रहे होंगे। अमूमन हर बैच में ऐसा ही मेरे साथ होता है, थोड़ा बहुत देर सवेर होता है। बहरहाल हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं और हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया हुआ था जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। तो हमने कहा कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से समझना है, कैसे कैसे जो है बिल पास होते हैं, उनमें क्या टेक्निकल जो हैं वहाँ पर पॉइंट्स हैं वो अपने दिमाग में स्टोर करना है कि जहाँ कहीं किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर आर्टिकल जो अभी तक हम लोगों ने देखा था ऑर्डिनरी बिल देखा था, हम लोगों ने जो अभी तक देखा था वो मनी बिल देखा था। अब हमें देखना है एक तीसरे तरीके का बिल जो फाइनेंशियल बिल है और इस वित्तीय विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में बोला गया है। ये वित्तीय विधेयक होता क्या है, पहले थोड़ा इस चीज को समझते हैं। तो आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 देखिए क्या कहता है। अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन सब क्लॉजेज ए टू एफ ऑफ क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 110, यानी कि जो मनी बिल है अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president, and a bill making such provision shall not be introduced in the council of state। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax। और ऐसा कोई भी बिल जो है वह प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये चीज यहाँ पर बोली गई है। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बिल ऐसा हो जिसमें मनी बिल के साथ साथ कुछ और चीजें भी वहां पे हो तो ऐसे बिल के बारे में आर्टिकल 117 1 क्लॉज 1 कहता है। तो अनुच्छेद 117(1) यानी वित्तीय विधेयक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके दो पार्ट यहाँ पर हैं, एक आर्टिकल 117(1) और एक आर्टिकल 117(3). इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग समय पर जुडिशरी ने भी किया है और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये मनी बिल से कैसे अलग है, इस चीज को यहाँ पर समझना है। आर्टिकल 117 1 क्लॉज 1 जो है ये कहता है कि ऐसा बिल जो हाइब्रिड बिल हो, यानी जिसमें मनी बिल के भी जो टॉपिक हैं वो हो और साथ ही साथ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी हो। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रोविजन भी यहाँ पर अगर है तो ऐसे बिल को जो हाइब्रिड बिल होते हैं इनको हम फाइनेंशियल बिल के रूप में या वित्तीय विधेयक के रूप में यहाँ पर देखते हैं। ये जो बिल होते हैं इनका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक हाईवे बनाना है और हाईवे बनाने के लिए हम वहाँ पर फंड कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के रूप में, उसी स्पेशल पर्पस की वजह से जो है हम कहीं से बारोइंग कर रहे हैं, पैसे की उधारी ले रहे हैं। तो बिल में तो केवल और केवल बारोइंग तो है नहीं, बारोइंग रहता तो वो मनी बिल होता, लेकिन बिल जो है हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए है उसमें एक प्रोविजन बारोइंग का भी है और साथ ही साथ उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। तो ये बिल हाइब्रिड किस्म का बिल हो जाता है, इसकी एक अलग कैटेगरी कर देते हैं फाइनेंशियल बिल के रूप में। जो प्योर 110 में डिफाइंड सब्जेक्ट हैं अगर उससे रिलेटेड कोई बिल है तो वह प्योरली मनी बिल कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं तो वह फाइनेंशियल बिल के रूप में होता है। एक ऐसा ही डिबेट आया था, आपके समझने के लिए, क्लियरिटी के लिए वो महत्वपूर्ण होगा।
आधार बिल के बारे में शायद आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने बीच में एक बिल लाया था, आधार बिल। स्पीकर ने उसे मनी बिल के रूप में सर्टिफाइड किया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और उसे आसानी से पास करा दिया गया। अपोजिशन पार्टी ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया था कि ये जो आधार बिल है ये मनी बिल के रूप में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ये मनी बिल तो नहीं है। तो इस रूप में उसे क्रिटिसाइज किया गया। अपोजिशन का मानना था कि इसे मनी बिल के रूप में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी लोकसभा में तो थी लेकिन राज्यसभा में नहीं थी। इसलिए अगर वह इस बिल को वह फाइनेंशियल बिल के रूप में या ऑर्डिनरी बिल के रूप में लाते तो उन्हें राज्यसभा में प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर मनी बिल के रूप में लेकर आए तो वहां राज्यसभा के पास तो कोई पावर है ही नहीं। राज्यसभा के पास केवल इतना पावर है कि विद इन 14 डेज उन्हें रिकमेंडेशन करना है। यह ध्यान रखना है कि मनी बिल पे राज्यसभा न तो उस बिल को रिजेक्ट कर सकती है न तो वहां अमेंडमेंट कर सकती है, वो केवल और केवल वहां पर रिकमेंडेशन कर सकती है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो यहां पर जो है आधार बिल को क्रिटिसाइज किया गया। जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई ये मनी बिल के रूप में कैसे लाया गया, क्या स्पीकर ने आपके फेवर में काम किया है, तो गवर्नमेंट का जवाब क्या था? गवर्नमेंट का कहना यह था कि असल में जो यह आधार बिल है इसका पर्पस है कि हम अब सीधे जो वनरेबल क्लासेस या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधे फंड ट्रांसफर आधार के जरिए करेंगे। यानी यह एक फंड ट्रांसफर करने के लिए, कैश ट्रांसफर करने के लिए बिल लाया गया है। और अगर कोई भी ऐसा बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वह फंड के जो विड्रॉल के संबंध में होगा वो वहां पर वह इस कैटेगरी में आएगा, मनी बिल के कैटेगरी में आएगा। हालांकि सही बात यह था कि आधार बिल में जहां एक प्रोविजन यह था कि पैसों का ट्रांसफर किया जाएगा, तो दूसरा प्रोविजन उसमें यह भी था कि इस बिल के थ्रू बेनिफिशियरी से उनके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करने की बात की गई थी। इसलिए सही मायने में ये जो बिल था इसमें मनी बिल का तो प्रोविजन तो था ही, लेकिन और भी अदर प्रोविजन यहां पर थे। इसलिए इसे फाइनेंशियल बिल के रूप में भी रखा जा सकता था, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या अंतर है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में? पहला अंतर यह समझिएगा कि फाइनेंशियल बिल में मनी बिल का प्रोविजन तो रहता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ अदर कुछ प्रोविजन होते हैं। केवल मनी बिल की डिफिनीशन के तहत जो आने वाले सब्जेक्ट हैं वो ही नहीं रहते हैं, और भी कुछ सब्जेक्ट यहां पर रहते हैं। अब अगर इसके बारे में बात किया जाए कि कैसे इसको पास किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर यहां पर है, तो ये यहां पर देखा जाता है कि ये केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहां पर भी प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही इसको लाया जाता है। तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि केवल लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसा यहां पर बोला जाता है। क्लियर है? ऐसा यहां पर देखा जाता है। तो ये जो दोनों प्रोविजन है ये तो मनी बिल में भी आपने पढ़ा, लेकिन आगे का जो प्रोविजन है, रेस्ट जो प्रोसेस है वह ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है। यानी शेष प्रक्रिया जो है वो यहां पर साधारण विधेयक जैसी होती है। और ऑर्डिनरी बिल होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस जरूर किया जाएगा, लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद जब वह राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा के पास क्या क्या पावर होंगे। राज्यसभा ऐसे बिल को वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, इसमें अमेंडमेंट कर सकता है, इसमें वो 6 मंथ तक डिले कर सकता है। यानी कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक सिचुएशन हो सकता है और ऐसे कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सिटिंग के लिए यहाँ पर सम्मन हाउस को कर सकते हैं। यानी वित्तीय विधेयकों में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। जैसे ऑर्डिनरी बिल में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, वैसे ही वित्तीय विधेयक के बारे में भी ये बात है। तो यहाँ पर केवल 2 चीजें मनी बिल जैसी हैं, बाकी पूरा जो प्रोसीजर है वह ऑर्डिनरी बिल जैसा ही होता है। क्लियर है?
तो ये चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल 117 जो 3 है, क्लॉज 3, ये कहता है कि ऐसे बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर को शो करते हो, यानी अ बिल विच इफ इनेक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपने देखा होगा कि जो मनी बिल का डेफिनेशन आपने पढ़ा था, वहां पर यह बोला गया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई उसमें पेमेंट होता है या उससे विड्रॉ होता है या अप्रोप्रिएशन के लिए बिल लाया जाता है तो वह मनी बिल की डेफिनेशन में आता है। कहीं भी आपने एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करते हुए वहां पर नहीं देखा था। मनी बिल में एक्सपेंडिचर वर्ड यूज नहीं है, वहां पर निकासी और जमा करना और विनियोजन करना ये शब्दों का इस्तेमाल है। व्यय करना, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, इससे संबंधित विधेयक वित्तीय विधेयक की दूसरी कैटेगरी के रूप में देखे जाते हैं। जैसे कि आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, आप एटीएम में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आप वहां से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन विड्रॉ करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप उसका कहां और कैसे इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है पैसा जेब में रखकर आप घूमते रहें, दूसरों के यहां खाना खाते रहें, आप उसका खर्च ही न करें। लेकिन जब एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में ये शो करने के लिए कि हम यहां पर ये एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, उसके लिए आप बिल लेकर आते हैं, तो वह फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 होता है। यानी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, संचित निधि से होने वाले व्यय के लिए जो बिल लाया जाता है वो यहां पर होता है। यहां पर केवल एक चीज ऐसा है जो मनी बिल जैसा हल्का सा दिखता है, बाकी ये पूरा का पूरा ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है। वो एकमात्र चीज है कि ये राष्ट्रपति की सिफारिश से लाया जाता है, यानी राष्ट्रपति यहां पर वह रिकमेंडेशन करते हैं। लेकिन ये जो बिल होता है या किसी भी हाउस में, यानी यह चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में, आइदर हाउस, किसी भी सदन में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और यह साधारण विधेयक जैसी प्रक्रिया, इसका प्रोसीजर जो है वह ऑर्डिनरी बिल जैसा ही होता है। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से यह चाहे लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में, जिस भी हाउस में लाया जाएगा उस हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा। वहां पर दूसरे हाउस के पास क्या क्या अधिकार होंगे, वह उस बिल को वह रिजेक्ट कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, 6 मंथ तक डिले कर सकता है, और ऐसे कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग भी वहां पर अनाउंस की जा सकती है। तो ये यहां पर इन दोनों में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है, ये यहां पर समझने वाली बात है। तो दोनों में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग जो है, संयुक्त बैठक का यहां पर बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान दोनों में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है? फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल को जिस तरीके से वहां ट्रीट करते हैं वही यहां पर भी किया जाएगा, और वह इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी असेंट दे सकते हैं, वहां असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, या उसे रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां पर यह फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड चीजें हैं। क्लियर है? अब आइए, अंतिम जो हमारा बिल है वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यानी संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं, उनका प्रोसीजर वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 में बताया गया है कि कैसे यहां पर जो है यह होगा। लेकिन इसके पहले यहां पर जो हमें समझना है कि आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह 2 तरीके से अमेंडमेंट करने की बात करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, तो उसके 3 तरीके हैं। लेकिन जो आर्टिकल 368 है उसके थ्रू केवल 2 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, पहले इसको देखते हैं। आर्टिकल 361 में पहला जो कैटेगरी है यहां पर, वह क्या कहता है? वह कहता है कि पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी से, दोनों हाउसेस के स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जा सकता है।
यानी संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ऐसा किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो यहां पर जो है वह स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से, ऐसा यहां पर बोला जाता है। तो हमारे यहां पर जो है बहुत से ऐसे प्रोविजन है जो यहां स्पेशल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं। जैसे अगर फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज करना है तो वह स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होगा। अगर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो यह स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होगा। इसी तरीके से अलग अलग जो प्रोविजन है, पंचायती राज है, नगर पालिकाएं हैं, किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो हमको यहाँ पर जो है वह स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है दोनों हाउसेस की। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि हाउस के टोटल मेंबर की मेजॉरिटी, यानी सदन के, किसी भी सदन में लाया जा रहा है तो सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। पहला इसेंशियल चीज है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी अगर सदन में 543 लोग हैं तो 543 का बहुमत कितना होगा? 272। तो मिनिमम बोला गया है कि इतना होना चाहिए। और दूसरा कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, यानी वहां पर उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। ये क्यों यहां पर बोला गया है इसको भी समझिएगा। 2/3 बहुमत यानी जो लोग प्रेजेंट होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि सब लोग वोट करते हो, प्रेजेंट भी हो और जितने लोग उसमें से वोट कर रहे हो, वोट करने वाले लोगों का 2/3 मेजॉरिटी वहां पर क्या है वह यहां पर देखा जाएगा। अब ये 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर का क्या है, ये फ्लैक्चुएट करेगा। मान लीजिए कि अगर वहां पर 330 लोग हैं, 330 लोग आए हैं, तो इसका 2/3 मेजॉरिटी कितना होगा? तो इसका 2/3 हो जाएगा कि यहां पर एक लगभग जो है 220, तो यहां पर 220 होगा अगर जो है 330 मेंबर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि 500 यहां पर जो है वह 33 लोग अगर हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 2/3 इसका? मान लीजिए 534 है तो 172 इंटू 2 यानी 356, तो यहां पर 356 जो है वहां पर हो गया। तो अगर यह जो है मेंबर्स घटेंगे तो फ्लैक्चुएट होगा। अब यहां पर समझिए इन दोनों में जो भी ज्यादा हो, जो भी अधिक हो, उसको जो है यहां पर माना जाएगा कि उतना कम से कम मेजॉरिटी होना चाहिए। मतलब अगर 330 लोग आए तो 2/3 मेजॉरिटी कितना हुआ? 220। तो मिनिमम तो 272 का बना है, तो आपको इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो कितना आपको मेजॉरिटी चाहिए? 272। लेकिन अगर 534 लोग आए हुए हैं तो इसका 2/3 कितना होगा? 356। तो 272 नहीं, फिर आपको कितना चाहिए? 356। तो दोनों कैलकुलेट करके इन दोनों में जो अधिक होगा वही वहां पर नंबर होगा, वह उस मेजॉरिटी को पास करने के लिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर और प्लस वहां पर जो है, प्लस का मतलब यहां पर है कि इन दोनों में जो ज्यादा हो, साथ ही साथ प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर का 2/3 मेजॉरिटी, इन दोनों में जो डिजिट ज्यादा होगी उतना अगर नंबर है तब वह बिल पास होगा। तो यह स्पेशल मेजॉरिटी कहलाता है। कुल मिलाकर यहां पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के स्पेशल मेजॉरिटी से कुछ विधेयक जो पास होते हैं, जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं, वह आर्टिकल 368 की पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जहां पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, दोनों सदनों का विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ हाफ स्टेट लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी भी जरूरी है। आधे राज्य विधानमंडलों का बहुमत, आधे राज्य विधानमंडलों का बहुमत यहां पर होना चाहिए।
का समर्थन यहाँ पर चाहिए, हाफ जो है वह स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट, और यहाँ पर आधे राज्य विधानमंडल जो अलग अलग विधानमंडल हैं उनका जो यहाँ पर सपोर्ट चाहिए वह सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए। जैसे जैसे आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जब अमेंडमेंट लाया गया था तो इस अमेंडमेंट को पहले पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस ने पास किया, फिर ये अलग अलग स्टेट के पास गया। अगर 29 स्टेट थे तो एटलीस्ट 15 स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा इसे पास होना चाहिए था, यानी इसको समर्थन मिलना चाहिए था। पहला स्टेट था असम, जिसने इसको जो है अपने यहाँ सिंपल मेजॉरिटी से पास किया। फिर ये अलग अलग स्टेट में होते हुए लास्ट स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, जिसने जीएसटी के अमेंडमेंट को वहां पर पास किया था। तो ये सब क्या है, एक प्रोसीजर है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। सवाल ये है कि वैसे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पार्लियामेंट ही करती है, लेकिन कुछ जगहों पर लेजिस्लेचर जो स्टेट के हैं उनका भी रोल है। ये कौन से विषय होते हैं? ये वो विषय होते हैं जो फेडरल मैटर होते हैं, संघीय मामले होते हैं, यानी जहां सेंटर और स्टेट के रिलेशन डिफाइन होते हैं या उनके रिलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है। ऐसे जो प्रोविजन होते हैं वहां अगर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर का भी सपोर्ट जरूरी होता है। ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं अगर देखा जाए तो आप यहां पर आर्टिकल 54, 55 ले सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति का मैनर ऑफ इलेक्शन जो है, जो चुनाव पद्धति है, वो वहां पर सीधे स्टेट से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्लियामेंट के साथ साथ कौन भाग लेता है? स्टेट की असेंबली, जो इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट असेंबली के, वो भी भाग लेते हैं। तो अगर कल को कोई अमेंडमेंट आए और वहां पर कुछ चेंजेस करने की बात आए तो स्टेट का भी वहां पर जो है वह ओपिनियन लेना जरूरी होता है, तो इसलिए उनको भी शामिल किया गया है। 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बताता है कि कौन सी शक्तियां यूनियन गवर्नमेंट के पास होंगी और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी। अगर उसमें कोई चेंज करना है तो वह अमेंडमेंट भी इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। जैसे जीएसटी के बारे में हमने बताया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बेसिकली ये टैक्स नहीं, इसको केवल देखिए, टैक्स होता तो ये मनी बिल होता केवल अगर टैक्स होता। असल में यह जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है यह पूरे 7th शेड्यूल में एक बड़ा चेंज ला रहा था। अभी तक जो यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स थे वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए जाते थे, उनको अधिकार था और उसका कलेक्शन वगैरह सब वो करते थे और स्टेट का स्टेट करते थे। लेकिन जीएसटी ने इन दोनों को कॉन्करेंट लिस्ट में लाके रख दिया है, क्योंकि अब जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, जिसके थ्रू ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा अब डिसाइड होते हैं, सेंटर या स्टेट के द्वारा नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन कर दिया गया है। अब ये एक बड़ा चेंज लाया जा रहा था, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा गया और इसमें भी ये सेकंड कैटेगरी के थ्रू पास होता है। तीसरा, जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशरी, न्यायालय के क्षेत्राधिकार वह सीधे जुड़े हुए हैं राज्यों के इंटरेस्ट से। तो जुडिशरी के जो हैं, जो भी जुरिस्डिक्शन है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट, वहां पर अमेंडमेंट इसी तरीके से लाना पड़ेगा। फिर पार्लियामेंट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अभी वो पॉपुलेशन के बेसिस पर है। अब अगर इसमें कोई चेंज करना है तो ऐसे में पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी क्या है, वह समर्थन लेना होगा। तो ये जो है स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड। तो ये सब आप जो है यहां पर इस कैटेगरी में देख सकते हैं। अब तीसरी चीज यहां पर एक और समझिएगा कि कुछ ऐसे भी संशोधन हैं, कुछ संविधान में ऐसे भी संशोधन है, जो संशोधन ऐसे भी जो संसद के सिंपल मेजॉरिटी से, सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। संसद के सामान्य बहुमत से, यहाँ स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर वह जो है कुछ भी जो है स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है, सिंपल मेजॉरिटी से ही वो पास कर दिए जाते हैं। इनके बारे में आर्टिकल 368 में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। ये जो यहाँ पर ऐसे अमेंडमेंट हैं, ये जैसे आर्टिकल 2 और 3 है,
तो आर्टिकल 2 और 3 जो हैं वह फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से रिलेटेड हैं, नए राज्यों के निर्माण के संबंध में है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पर पार्लियामेंट कर सकती है, और यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट 368 के तहत नहीं करना होता। जैसे जम्मू और कश्मीर के बारे में आपने सुना कि पहले वो स्टेट थे, फिर उनको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, क्योंकि हमारे पहले शेड्यूल में वो लिखा हुआ है सारे स्टेट का नाम। अब उस लिस्ट में से एक नाम कट करके उसको यूनियन टेरिटरी में अगर डाला जा रहा है तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेंडमेंट। लेकिन इसका अमेंडमेंट करने का प्रोसेस वैसा नहीं है जो आर्टिकल 368 में है। इसे इसलिए अलग कैटेगरी में यहां पर देखा जाता है कि ये सिंपल मेजॉरिटी से पारित होते हैं, या इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद का अगर क्रिएशन या एबॉलिशन होना है, यानी सृजन या उत्साधन होना है, क्रिएशन या एबॉलिशन होना है, तो ये भी जो है वह यहां पर जो है सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते कैसे हैं। पहले एक तो यहां पर समझते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत सिंपल मेजॉरिटी वाली बात नहीं चल रही। तो आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं वो कैसे लाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होते हैं वो कैसे और कहां पर लाए जाते हैं। आपने ये समझ लिया कि संविधान संशोधन विधेयक वो जो है कितने किस्म के होते हैं। आर्टिकल 368 के तहत 2 तरीके के होते हैं, और इन्हीं को ही हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। बाकी के जो हैं एक और तरीका है संविधान में संशोधन करने का, वो सिंपल मेजॉरिटी से अलग अलग आर्टिकल में, उसी आर्टिकल में लिख दिया गया है कि आर्टिकल 368 इस पर अप्लाई नहीं होगा, ये अलग अलग संविधान के अनुच्छेदों में लिख दिया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे पहली चीज कि ऐसा जो बिल होता है वह संसद के किसी भी आइदर हाउस, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर क्या है, यह जिस भी हाउस में प्रस्तुत किया जाएगा वहां से ये पास होकर दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरे हाउस के थ्रू भी ये पास होना चाहिए। यानी यह दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। यह कंपलसरी है कि दोनों हाउसेस इसको क्या है, पास कर दे। दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट हाउस ने अगर वह बिल को पास कर दिया और सेकेंड हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो बिल लैप्स हो जाएगा। मतलब फिर वहां पे ये कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है, यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, यहां संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं होता है, ये ध्यान रखें। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल हैं वह दोनों हाउसेस से पास होने चाहिए। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल याद कीजिए, उन दोनों में अगर कहीं पर भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और दूसरा हाउस उसके पास क्या क्या अधिकार, रिजेक्ट करेगा या फिर वो 6 मंथ डिले करेगा या फिर अमेंडमेंट करेगा, और ऐसे कंडीशन में वहां पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है जब डेडलॉक सिचुएशन, गतिरोध की स्थिति होती है। यहां पर कोई गतिरोध नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है, यहां सिंपल चीज है, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट किया, बिल वहीं पर लैप्स कर गया। तो दोनों हाउस के द्वारा ये पास होना चाहिए, ये कंपलसरी प्रोविजन यहां पर है। तीसरी चीज यहां पर जो समझना है, इससे जो चीज निकल के आती, जो क्वेश्चन भी बनता है, इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा बिल है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पावर इक्वल दिखाई देता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल को देखें तो वहां पर भी एक तरीके से दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों हाउस में से कहीं भी रखा जा सकता है, दूसरा हाउस उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो कोई भी हो, लोकसभा या राज्यसभा, रिजेक्ट कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, 6 मंथ तक डिले कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। अब लेकिन ज्वाइंट सिटिंग का वहां मसला समझिएगा, जब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है तो उसमें लोकसभा के 543 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 245 मेंबर होते हैं। अब यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है
कि चूंकि लोकसभा में नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वहां सदस्यों की संख्या क्या है, ज्यादा है, और उसकी तुलना में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है। तो बिल अगर पास होगा तो वह डिसाइड करने वाला हाउस, बड़ा हाउस कौन होगा, लोकसभा होगा, क्योंकि उसके पास नंबर ज्यादा है। इसलिए ज्वाइंट सिटिंग में यह देखा जाता है कि लोकसभा का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होता है। तो अगर फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल की बात किया जाए तो वहां पर भी अल्टीमेटली अगर ज्वाइंट सिटिंग होता है तो लोकसभा एज की स्थिति में होता है, उसे बढ़त की स्थिति मिली होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, दोनों हाउसेस को फ्लैट पावर है, एक जैसा पावर है, कोई भी रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट करते ही वो बिल लैप्स कर जाएगा। तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां देखी जा सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां देखी जा सकती, इक्वल पावर यहां पर होता। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब दोनों हाउस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो सवाल यह है कि प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब केवल प्रेसिडेंट के पास एक ही पावर है, और वो है कि उसे असेंट देना, यानी संविधान संशोधन विधेयक पर कोई वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। वह केवल और केवल स्वीकार करेगा, न तो उसे रिजेक्ट कर सकता है, न तो असेंट विदहोल्ड कर सकता है, न रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, न पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है यहां पर। तो यहां पर संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है के लिए सहमति देना बाध्यकारी, राष्ट्रपति के लिए सहमति देना बाध्यकारी होता, यानी उसे असेंट देना ही देना है, राष्ट्रपति के लिए सहमति देना बाध्यकारी है। तो ये यहां पर ये समझना है, क्लियर है। तो ये तो था ओवरऑल जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो जितने अमेंडमेंट हैं, जितने बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल आपने देखा, फाइनेंशियल बिल देखा आपने, मनी बिल देखा आपने, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखा, तो उम्मीद है कि यहाँ पर वह एक पिक्चर अपने दिमाग में आप बना रहे होंगे। अब आइए एक और सिचुएशनल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई बिल आता है तो हमारे यहाँ दोनों हाउसेस में लाया गया, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन लोकसभा तो वह टेम्पररी हाउस है, लोकसभा तो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। मान लीजिए कोई बिल आया और बिल अभी प्रोसेस में ही है, इन प्रोसेस है, और अचानक लोकसभा डिसॉल्व हो गया। अब नई लोकसभा आएगी तो क्या बिल वैसा ही कंटिन्यू रहेगा या बिल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा क्यों बोला जा रहा है यह भी जानना जरूरी है। असल में आज जो लोकसभा है, आज जो उसके इलेक्टेड मेंबर हैं वो अलग तरीके के हैं, पब्लिक ने उनको चुना है, लेकिन हो सकता है कि कल को जो लोकसभा आए तो उसमें नए इलेक्टेड मेंबर हो, तो जो नए इलेक्टेड मेंबर होंगे वह नए तरीके से उस बिल को देखेंगे, और जो पुराने जो मेंबर हैं वो नए पुराने तरीके से देखते थे। इसलिए हमको इस रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वह फिर से अपने डिसीजन को रिकंसीडर करें। तो यहां पर जो है एक सिचुएशन हम लोगों को देखना है, और वो सिचुएशन क्या है कि लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो बिल पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। लोकसभा के विघटित होने पर, लोकसभा के विघटित होने पर विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है बिल पर, यह हम लोगों को देखना है। अब देखिए इसके कई सिचुएशनल जो हैं यहां पर चीजें हैं। पहला सिचुएशन क्या है, अगर बिल जो है वो लोकसभा से पारित हुआ और ये पहुंचा राज्यसभा में, कहां पे आया है, राज्यसभा में है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गया अचानक। अभी पेंडिंग कहां पे है, बिल राज्यसभा में, राज्यसभा में पेंडिंग है, और यहां से स्टार्ट हुआ था लोकसभा से। जैसे ही यहां पर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो नई लोकसभा जब आएगी तो यहां पर यह अपेक्षा होगी, भाई पुरानी लोकसभा ने तो अपने तरीके से पास किया था, नई लोकसभा को अपने तरीके से पास करना चाहिए। तो ऐसा जो बिल होगा वो वहीं लैप्स कर जाएगा। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो ऐसा बिल जो लोकसभा से इनिशिएट करके पास किया गया और राज्यसभा में पेंडिंग है
वो बिल खत्म हो जाएगा। लेकिन यही उल्टा नहीं होगा। अगर राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ और लोकसभा में पेंडिंग है, अभी पास नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जहां से वो इनिशिएट हुआ है बिल, जहां से इंट्रोड्यूस हुआ था बिल, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा है। तो ये यहां पर समझना है कि कहां से वो इनिशिएट हो रहा है। तो अगर विधेयक जो है वह लोकसभा से पारित हुआ है, लोकसभा में इनिशिएट हुआ और लोकसभा से पास बाई लोकसभा, तो और राज्यसभा में लंबित है, और क्या है, राज्यसभा में पेंडिंग है, काउंसिल ऑफ स्टेट में पेंडिंग है, तो वह विधेयक यह जो है तो लैप्स हो जाएगा। बिल क्या हो जाएगा? व्यपगत, इसको बोलते हैं, व्यपगत हो जाएगा। तो विधेयक व्यपगत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर नए सिरे से आपको बिल लाना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन देखिए, यदि जो विधेयक है, बिल है, अगर वो लोकसभा के द्वारा, यहां पर लोकसभा द्वारा ही यहां से लोकसभा में प्रस्तुत हो, इनिशिएट लोकसभा में हो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, और अभी भी लोकसभा में ही है, अभी पास नहीं हुआ है, लोकसभा में ही ये लंबित बना हुआ है, पेंडिंग है लोकसभा में ही, तो इस विधेयक का क्या भविष्य होगा? तो जैसे ही लोकसभा का विघटन होगा तो यह भी व्यपगत हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, तो यह भी व्यपगत हो जाएगा। दोनों सिचुएशन समझ में आया? लोकसभा से इनिशिएट हुआ, लोकसभा में पेंडिंग है, विधेयक लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में लंबित है, तो भी विधेयक वह लैप्स कर जाएगा। लेकिन तीसरा सिचुएशन देखिए, तीसरा सिचुएशन है कि अगर जो बिल है वो राज्यसभा से इनिशिएट हुआ और वह जो है राज्यसभा में ही पेंडिंग है, तो फिर क्या होगा? अगर राज्यसभा में वह प्रस्तुत किया गया है, इनिशिएट किया गया है, और राज्यसभा में ही अभी भी वह पेंडिंग है, राज्यसभा में लंबित है, तो ऐसे कंडीशन में वह क्या होगा उसके ऊपर? तो वह व्यपगत नहीं होगा, यहां पर लैप्स नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो व्यपगत नहीं होगा। ये यहां पर समझने वाली बात है। इसी तरीके से यहां पर जो है चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर राज्यसभा से अगर वह प्रस्तुत हुआ, यदि विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत है और लोकसभा में, राज्यसभा से पारित है, राज्यसभा द्वारा पारित है, और अगर जो है लोकसभा में लंबित है, तो भी यह व्यपगत यानी लैप्स नहीं होगा। अगर लोकसभा में लंबित है तो भी यह जो है यहां पर व्यपगत नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है और राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो वहां पर यह चक्कर नहीं है कि नए मेंबर आ गए हैं, नया जो है उनका डिसीजन होना चाहिए, तो यहां पर जो है व्यपगत नहीं होगा। तीसरा, अगर यह जो है बिल ऐसा हो, विधेयक पर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग को डिक्लेयर कर दिया है, तो अभी तो बिल बचा ही है एक तरीके से, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाती है तो भी वो बिल बना हुआ रहेगा, नई लोकसभा आएगी और नई लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर ज्वाइंट सिटिंग करेगी। तो यदि विधेयक पर संयुक्त बैठक की घोषणा हुई हो, ज्वाइंट सिटिंग का डिक्लेरेशन हुआ हो, संयुक्त बैठक की जो है घोषणा वहां पर हुई हो, तो ऐसे कंडीशन में बिल लैप्स नहीं होगा, तो यहां भी व्यपगत नहीं होगा। दूसरा, अगर बिल दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए चला गया है और अंडर कंसिडरेशन है, तो भी बिल लैप्स नहीं होगा। तो यदि विधेयक जो है वह, यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है, दोनों सदनों द्वारा पास हो चुका है, और राष्ट्रपति के पास अंडर कंसिडरेशन है, राष्ट्रपति के असेंट के लिए अंडर कंसिडरेशन है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विचाराधीन है, तो ऐसे कंडीशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल यहां पर लैप्स नहीं होगा, यह व्यपगत
नहीं होगा। ये यहाँ पर समझने वाली बात क्लियर है। तो क्या यहाँ पर प्रोसीजर है, ये सारी चीजें ये मालूम होना चाहिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप अपने को क्लियर रखिएगा। नहीं होगा तो कोई भी अगर जिसको कंफ्यूजन होगा एक बार वो मैसेज कर देगा, तो वहाँ पर जो है वह हम बता देंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन कहीं भी होता है, कई लोग कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में क्लास के अंत में हम उन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। जो अलग अलग क्वेरीज आई हुई हैं उनको भी हम लोग एक बार अभी तक की क्लास का वो एक बार समराइज कर देंगे। अब आइए दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है बजट के बारे में, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। बार बार आप सुनते रहते हैं। बजट को देखने का एक वो नजरिया है जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है, और एक नजरिया वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तरीके से देखा जाता है। तो आप लोग इकोनॉमी में बजट तो देखते ही इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो बजट के हैं उनको देखने जा रहे हैं। आर्टिकल 112 इसके बारे में बात करता है, और आर्टिकल 112 क्या कहता है, थोड़ा सा इसको भी यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या बोला गया है। तो आर्टिकल 112 देखिए क्या बोलता है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली चीज जो समझने वाली चीज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है। हमेशा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केवल जो वित्तीय विवरण है उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिकल 112 क्लॉज 1 देखिए क्या कहता है। द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो हर वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को बोला गया है कॉज टू बी लेड बिफोर। तो ये दोनों हाउसेस के सामने, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के सामने एक स्टेटमेंट जो है वह इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्टेटमेंट होता है यह एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर को शो करता है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझिएगा कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। यहां पर आर्टिकल 112 जो कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों में वह बजट को प्रस्तुत करते हैं। दोनों सदनों में वह क्या प्रस्तुत करते हैं, दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं। और वह विवरण क्या होता है, वह स्टेटमेंट होता है एस्टिमेटेड रिसिट, यानी आकलित जो है यहां पर वह आकलित राजस्व और प्राप्तियां, जिसको रिसिट का मतलब क्या होता है, आकलित प्राप्तियां, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, आकलित व्यय, इनके बारे में यहां पर जो है बोलते हैं। अब इन चीजों को एक एक करके समझते चलेंगे। यहां पहली चीज है कि फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो आपको मालूम है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये हमारे यहां पर क्या होता है, वह फाइनेंशियल ईयर होता है। यह हमारा यहां पर वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो यह जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, जैसे अभी जो है यह 2021 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का जो साल है ये वह इस साल है। इस साल एस्टिमेटेड कितना रिसिट, कितना पैसा आने वाला है, सरकार के पास कितना रेवेन्यू आने वाला है, और इस साल सरकार कितना खर्च करने वाला है, ये 1 अप्रैल को जो हमारा बजट आया था वहां अंदाजा ही तो लगाया जा सकता है एक साल का कि अगले एक साल में इतना आएगा और इतना जाएगा। इसीलिए इसको एस्टिमेटेड कहते हैं। ये एस्टिमेटेड रिसिट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। तो बजट क्या है, या वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम कहते हैं वो क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट वह एक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के दौरान वह सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा होता है। पहली चीज तो यहां पर यह समझना था। अब दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह स्टेटमेंट प्रेसिडेंट यहां पर दोनों हाउसेस के सामने प्रस्तुत कराते हैं। कौन कराता है, प्रेसिडेंट कराता है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट इस पूरे बजट को बनाते हैं, नहीं। बजट कौन बनाता है, बजट की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के पास है। और वित्त मंत्रालय में भी वहां पर वित्त मंत्रालय की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्रालय का 3 डिपार्टमेंट है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, एक डिपार्टमेंट ऑफ इनकम है और एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, यानी आय विभाग, व्यय विभाग और आर्थिक मामलों का विभाग। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है वह बजट को फॉर्मुलेट करता है। तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा यह निर्मित होता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा निर्मित होता है। तो यह जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यहां पर जो है यह फॉर्मुलेट किया जाता है। क्लियर है? यहां तक छोटी छोटी चीजें हैं, सब चीजें यहां पर देखते चलते हैं। तीसरी चीज यहां पर समझिए, यह जो है इंट्रोड्यूस कहां किया जाता है। बजट जो है वह राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं, ये उनका काम है, लेकिन वो खुद नहीं रखते हैं, रखवाते हैं। तो वहां रखता कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर। और हमेशा ध्यान रखने की बात है कि वैसे तो बजट दोनों सदनों में जाएगा, लेकिन इनिशिएट कहां पे होगा? तो बजट जो होगा या वार्षिक वित्तीय विवरण वह फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इंट्रोड्यूस कहां पे किया जाता है? लोकसभा में। फिर वहां से उस पर चर्चा परिचर्चा होने के बाद फिर वो कहां जाएगा? राज्यसभा के पास। तो यह जो है इसे लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता, इसे लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता। लेकिन एक चीज और यहां पर जानना आपके लिए जरूरी है, जो बजट हमारा है ना, उस बजट को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो केवल और केवल एक साल का एस्टिमेटेड जो रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है केवल वही प्रेजेंट नहीं करते, इसके साथ साथ कई और स्टेटमेंट वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समय इशू किए जाते हैं। तो पिछली बार क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो बजट डॉक्यूमेंट में अदर डॉक्यूमेंट भी होते हैं। बजट दस्तावेज के साथ अन्य दस्तावेज कौन से होते हैं? जो बजट डॉक्यूमेंट है उसके साथ अदर कुछ डॉक्यूमेंट भी फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे वो क्या क्या वहां पर करते हैं? तो बजट डॉक्यूमेंट में क्या क्या है? एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है ही, जिसको आप बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण यहां पर है ही, उसको वहां पर रखा जाता है। फिर यहां पर जो है फाइनेंस बिल रखा जाता है, वित्त विधेयक, यानी जो भी पैसा सरकार के पास आ रहा है उसके लिए फाइनेंस बिल भी रखा जाता है। फिर यहां पर डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब क्या है? अलग अलग मिनिस्ट्री ने डिमांड किया है, हमको इतना पैसा, हमको इतना पैसा, हमको इतना पैसा चाहिए, तो डिमांड फॉर ग्रांट भी जो है इस वक्त रखा जाता है। फिर यहां पर एफआरबीएम एक्ट के थ्रू जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी रखा जाता है। एफआरबीएम एक्ट जो है यानी जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट अकाउंटेबिलिटी जो यहां पर प्रोविजन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003, एफआरबीएम बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट यहां पर उसके अधीन 2003 के अधीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआरबीएम एक्ट में बताया गया था कि रेवेन्यू जो है डिफिसिट कितनी होनी चाहिए या वहां पर फिस्कल डिफिसिट कितना होना चाहिए, इसका टारगेट बनाया गया था। तो वो जो है यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह हर साल वह हाउस के सामने रखा जाएगा, इस साल कितना रेवेन्यू डिफिसिट रहा, इस साल कितना फिस्कल डिफिसिट रहा, तो ये डॉक्यूमेंट भी यहां पे रखा जाता है। इसके अलावा यहां पर जो है बजट जो है एट अ ग्लांस वो अंत में रहता है। आउटकम बजट भी यहां पर रखा जाता है कि बजट का आउटकम क्या निकल के आया। इस तरीके की बहुत से अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मिड टर्म जो यहां पर फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है वो भी यहां पे रहता है। मिड टर्म मध्यावधि फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट,
ये भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसी तमाम चीजें यहां पर होती हैं। एक्सपेंडिचर बजट होता है, इनकम बजट होता है, ये सब जो है बजट डॉक्यूमेंट के साथ ये सब यहां पर वह लाया जाता है। जब बजट वित्त मंत्री वहां पर बता रहे होते हैं कि इस साल का एस्टिमेटेड रिसिट, एस्टिमेटेड जो है एक्सपेंडिचर इतना है, तो उसी के साथ वो बताते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, फॉर बीएम क्या है, आउटकम क्या है, ये सारी चीजें यहां पर इसी वक्त लाई जाती हैं। अब एक चीज और यहां पर समझना है कि हमारे यहाँ जो बजट है, हमें तो पढ़ना है कि बजट कैसे पारित होता है, सिंपल चीज, लेकिन हमको ये देखना है कि यहां पर बजट को कैसे जो है यहां पर लाया जाता है, क्या किया जाता है, ये सारी चीजें यहां पर समझती। अगर देखा जाए तो बजट के यहां पर अगर बजट को हमें देखना है तो हमने अभी जो बात किया कि बजट में एक तो एस्टिमेटेड रिसिट यानी आकलित प्राप्तियां, वो सारी चीजें हम यहां पर रखते हैं। एस्टिमेटेड रिसिट में क्या क्या चीजें आती होंगी, तो गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह आता होगा कि गवर्नमेंट ने जो है कितना टैक्स कहां से लेगी, उसके पीएसयूज के बेनिफिट्स, इनकम क्या है, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। और जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, आकलित व्यय है, ये आते होंगे। ये जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ये दो तरीके का होता है। एक जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है, यानी संचित निधि पर भारित व्यय होता है। एक जो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि पर भारित होता है, और एक जो है यहां पर संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय, यानी अदर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से किए जाने वाले अदर एक्सपेंडिचर, यहां पर संचित निधि से होने वाले अन्य व्यय। तो ये दो तरीके के यहां पर व्यय होते हैं। तो यहां पर जो है अन्य व्यय, यहां पर अदर एक्सपेंडिचर, तो संचित निधि से भारित व्यय कौन कौन से हैं, तो हमने बताया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा के स्पीकर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो हैं यहां पर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी उस पर चार्ज होती है। केवल आगे हम लोग देखेंगे भी कि इसमें एक चीज ये बताना ये जरूरी है कि संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं उन पर वोटिंग नहीं होती, उन पर मतदान नहीं होता है। संचित निधि पर जो होने वाले अदर एक्सपेंडिचर हैं, केवल उन्हीं पर क्या है, वह मतदान होता है। ये एक चीज यहां पर ध्यान में रखते हुए चलना है। बजट के 3 स्टेटमेंट होते हैं, बजट में 3 स्टेटमेंट होते हैं। वैसे तो यहां पर जो है मेन 3 स्टेटमेंट हैं, जो ऊपर आपने देखा वो तो स्टेटमेंट रहते ही हैं। 3 स्टेटमेंट का मतलब क्या है, असल में यहां पर 3 तरीके का अगर बजट कहा जाए तो सही होगा कि एक होता है एस्टिमेटेड बजट, आकलित बजट। कभी भी अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ आता है BE, यानी एस्टिमेटेड बजट इसे कहा जाता है। तो ये एस्टिमेटेड बजट होता है। तो जिस साल के लिए बजट लाया जाता है वह एस्टिमेटेड होता है। मान लीजिए इस साल को आप बेस ईयर बना लीजिए, 2021 को बेस ईयर बना लीजिए। तो इस साल अगर बजट लाया गया है तो 2021 टू 2022, यही तो है, इसी के लिए आकलित बजट लाया गया। अब इसमें यह नहीं मालूम है कि कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा खर्च होगा, ये यहां पर लाया गया। दूसरा होता है रिवाइज्ड बजट, संशोधित बजट। संशोधित बजट क्या है, अब ये समझिएगा कि हमारे यहां पर जो है बजट कब लाया जाता है। बजट अभी आगे बताएंगे, 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे यहां। और फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हमारा 31 मार्च को। तो अब अगर 2022 में आप इमेजिन कीजिए कि 2022 में 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री वहां पर बजट को लेकर आएंगे तो उनके पास ठीक ठाक आंकड़ा आ जाएगा, एक साल के अंदर कितना मिला और कितना व्यय हुआ, इसका आंकड़ा तो आ जाएगा। लेकिन क्या कंप्लीट डेटा आएगा, कंप्लीट डेटा तो आएगा 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आ जाता है। तो बजट को पिछले साल के जो डेटा हैं उनको रिवाइज्ड करके रखा जाता है। तो यानी 2021 में अगर इस साल वह
1 फरवरी को बजट वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, तो पहले तो उन्होंने अगले साल के लिए 2021-22 के लिए आकलित बजट बताया, फिर लास्ट ईयर का कुछ आंकड़ा आ चुका था, उसको रिवाइज बजट के रूप में वो लेकर आए 2020 और 2021 के लिए। और 2000 जो 19-20 वाला था बजट, उसके आंकड़े आ चुके हैं, रियल आंकड़े आ चुके हैं, पूरे एक साल में कितना आया और कितना खर्च हुआ, उसको हम एक्चुअल बजट कहते हैं, वास्तविक बजट कहते हैं। उसके रियल आंकड़े आ चुके हैं, तो ये 2019-20 के लिए इसको देखा जाएगा। तो यहां पर जो है बजट इस तरीके से लाया जाता है। कभी भी आप देखेंगे 3 कैटेगरी वहां पर बनी रहेगी। तो एक चीज तो यहां पर जो है ये समझना है। बजट को हमने कहा कि यह जो है यहां पर 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब यहां पर वह कुछ चेंजेस 2017 में लाए गए हैं, पहले ये चेंजेस यहां पर नहीं थे। पहले रेल बजट अलग से आता था, जनरल बजट अलग से आता था, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पहले प्लान्ड जो बजट होता था और अनप्लान्ड होता था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर उसे कहा जाता था और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, अब इसके बीच के डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया गया है। और पहले लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी जो है फेब का, वहां पर बजट आया इंट्रोड्यूस किया जाता था। 2017 के बाद 1 फरवरी को ही बजट इंट्रोड्यूस किया जाना शुरू कर दिया गया है। क्लियर है? अब हमें देखना है बजट पारित कैसे होता है, यानी उसके फॉर्मुलेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, उसके इनेक्टमेंट का पूरा प्रोसेस वहां पर क्या है। तो अगर बजट पारित होने की प्रक्रिया हम लोगों को देखनी है, बजट पारित होने की प्रक्रिया क्या है, ये अब हम लोगों को देखना। पहला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी बजट की प्रस्तुति। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि बजट को कौन इंट्रोड्यूस करता है, बजट की प्रस्तुति कौन करता है, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बजट की प्रस्तुति कौन करता है, तो हमने कहा राष्ट्रपति का डायरेक्शन होता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के निर्देश पर बजट प्रस्तुत किया जाता है। यह जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। लेकिन करता कौन है, करवाता कौन है और करता कौन है, इन दोनों में ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो है वह इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। और कहां पे इसको प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता। लोकसभा में जब वित्त मंत्री बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ एक स्पीच देते हैं। ये फेमस स्पीच बजट स्पीच के नाम से जाना जाता है, बजट भाषण यहां पर देते हैं। ये जो बजट स्पीच देते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं और पूरा भारत वहां पर ध्यान से सुनता है, मतलब सुनना चाहिए। तो बजट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, पहला भाग, उस पहले भाग में वो बताते हैं वित्त मंत्री कि इस बार हम किस मिनिस्ट्री को कितना आउटले दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं। सबके आउटले जो हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर अलग अलग, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो बेसिकली कहाँ जाएगा, मंत्रालयों के द्वारा ही तो खर्च होता है। तो वो पहले ही बता देते हैं कि इस मंत्रालय को इतना पैसा, इस मंत्रालय को इतना पैसा दिया जा रहा है। और अगर कोई नई स्कीम स्टार्ट करनी है तो वित्त मंत्री जो है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो नए स्कीम को भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो पहले पार्ट में तो वह ब्रॉड लेवल पर जो आउटले हैं, जो न्यू स्कीम्स हैं, उनको वो वहां एक्सप्लेन करते हैं। और जो बजट स्पीच का सेकंड पार्ट होता है वो टैक्सेशन से रिलेटेड होता है कि यहां पर कर लगाया जा रहा। तो यहां पर प्रत्येक मंत्रालय को दी जाने वाली राशि, प्रत्येक मंत्रालय को दी जाने वाली धनराशि, जो भी अमाउंट है, और यहां पर जो है नई योजनाओं की घोषणा, न्यू स्कीम्स, नई योजनाएं, इनकी घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर पहले पार्ट में बजट स्पीच के करते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है बजट स्पीच का, सेकंड पार्ट होता है, ये इसमें जो है वह टैक्सेशन से रिलेटेड जो है प्रावधान होते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, करारोपण से संबंधित प्रावधान जो हैं यहां पर होते हैं।
तो पहला तो तरीका होता है कि बजट का इंट्रोडक्शन। तो बजट इंट्रोडक्शन जब होगा तो बजट स्पीच के साथ होगा, और बजट स्पीच जब हो जाता है ये यहां पर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि अच्छा हर मंत्रालय को इतना पैसा मिल रहा है और यहाँ पे इस साल ये स्कीम चलने वाला है, ये टैक्स लगाने वाले हैं। तो ये सारी चीज वो बता देते हैं, पहले ही दिन ये स्टार्ट हो जाता है बजट स्पीच के साथ। अब इसके बाद क्या है कि बजट स्पीच के बाद एक जनरल डिस्कशन होता है। यहां पर दूसरा स्टेज होता है वह जनरल डिस्कशन का, सामान्य चर्चा। जनरल डिस्कशन किस चीज पे कि अच्छा इस बार का बजट कैसा, हाउस में जितने मेंबर होते हैं वो चर्चा करते हैं। वो कुछ लोग रूलिंग पार्टी के लोग फाइनेंस मिनिस्टर को वेलकम करेंगे कि आपने तो जबरदस्त ऐसा बजट बना दिया कि कोई सोचा भी नहीं था, भारत तो अब एकदम से बदल के रह जाएगा। और अपोजिशन कहेगा कि बताइए कैसा बजट बना दिया, अब तो देश बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, इसमें तो कोई एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो सुनने देखने में अच्छा लगता हो। तो ये तो अपनी अपनी फितरत वहां पर रहती है। तो कुल मिलाकर एक जनरल डिस्कशन होता है। हाँ, उसमें जो है अपोजिशन अपना आर्गुमेंट लेकर आता है कि कहाँ हमें बजट में फ्लॉ दिख रहे हैं, और रूलिंग पार्टी वो वहां की स्ट्रेंथ को दिखाती है बजट का क्या क्या खूबसूरत पहलू है। तो ये नेक्स्ट 3 to 4 डेज, अगले 3 से 4 दिनों तक ही केवल ये जनरल डिस्कशन होता है। अगले 3 से 4 दिनों तक ये डिस्कशन होता है, और जैसे ही ये डिस्कशन कंप्लीट होता है, जनरल डिस्कशन, अभी बहुत प्रोविजन पे बात नहीं, मोटा मोटी डिस्कशन होता है कि बजट पे इस साल सबसे ज्यादा थ्रस्ट किस चीज पे था, बजट इम्बैलेंस है, बैलेंस है, ऊपर ऊपर सुपरफिशियली जो है बजट पर चर्चा हो जाती है। अभी उसमें अदर जो प्रोविजन है लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए उस पर डिस्कशन उतना ज्यादा नहीं हो पाता हाउस में। फिर बजट 3-4 दिनों के जनरल डिस्कशन के बाद फिर हाउस को सस्पेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट 3 to 4 वीक। फिर अगले 3-4 सप्ताह के लिए, अगले 3 से 4 सप्ताह के लिए सदन स्थगित हो जाता है, एडजर्न हो जाता है, हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। और हाउस को एडजर्न करने की वजह क्या होती है, क्योंकि ये जो टाइम होता है 3 से 4 सप्ताह का, अब इसमें सबको बजट की बारीकी से अध्ययन करने का, स्टडी करने का मौका मिल जाता है, जिससे बजट पर सही तरीके से डिबेट डिस्कशन वहां पर हो सके और उसको पारित किया जा सके। इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वह होता है डिपार्टमेंटल कमिटीज का। बहुत सी विभागीय समितियां होती हैं। ये जो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, विभागीय समितियां होती हैं, इनका काम होता है कि जो अलग अलग मिनिस्ट्री को पैसा अलॉट किया गया, उसे डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं, वे डिमांड फॉर ग्रांट का स्टडी करती हैं, स्क्रूटनी करती हैं, और वहां पर वो रिकमेंड करती हैं कि क्या यह सफिशिएंट है या इसमें किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए। यानी डिपार्टमेंटल कमिटीज ऑफ फाइनेंस अफेयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, कोई भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सब जो है वहां पर वह बजट में यह देखती हैं कि आखिर जो है जो डिमांड फॉर ग्रांट है वह सही तरीके से उतना पैसा मिला है या नहीं है जितना हमारा इस साल की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंक्वायरी बाई डिपार्टमेंटल कमिटीज, विभागीय समितियों द्वारा जांच, इंक्वायरी बाई डिपार्टमेंटल कमिटीज। ये क्या है कि सदन जब स्थगित रहता है, ये डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग की पर कंसीडर करती हैं, अनुदान की मांग पर विचार करती हैं और अपने रिकमेंडेशन यहां पर अपने रिकमेंडेशन देती हैं। जब ये रिकमेंडेशन दे देती हैं तो ये फिर से 3 से 4 सप्ताह के बाद हाउस रीअसेंबल वहां पर होता है, और फिर जो है अब ये अनुदान की मांग पर डिपार्टमेंटल कमिटीज ने रिकमेंडेशन दे दिया था, उसी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखकर हाउस में डिमांड फॉर ग्रांट पर डिस्कशन भी होगा और फिर उस पर वोटिंग होगा। तो अगला जो स्टेज होता है वह है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांगों पर मतदान यहां पर होता है, मांगों पर मतदान। जो सबसे समझने वाली चीज यहां पर जो हमारे लिए क्वेश्चन है वो ये है कि लोकसभा में केवल यह वोटिंग होता है, केवल लोकसभा में वोटिंग यहां पर होता है, राज्यसभा को यह अधिकार नहीं, राज्यसभा में ऐसा
नहीं है। ये जो वोटिंग है ये केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। जब वोटिंग यहां पर की जाती है लोकसभा में, तो इसी दौरान वहां अपोजिशन पार्टी द्वारा, विपक्षी दल द्वारा वह कहा जाता है कि ये पैसा कुछ ज्यादा ही दिया जा रहा है, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है ये ज्यादा दिया जा रहा है। विपक्षी दल कई बार उनको लग सकता है, तो विपक्षी दलों द्वारा यहां पर एक मोशन लाया जाता है जिसे कट मोशन कहते हैं, यानी कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कट मोशन लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ये कट मोशन क्या है कि डिमांड फॉर ग्रांट ज्यादा है, मंत्रालयों को इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए। अब चिदम्बरम साहब जो हैं वो आए, उन्होंने कहा हम भी तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने तो हमेशा गृह मंत्रालय को 6,000 करोड़ से ज्यादा कभी दिया ही नहीं, 6,000 करोड़ हमने हमेशा अलॉट किया है। आप 10,000 करोड़ यहां पर अलॉट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप पैसे की, भारत सरकार की बर्बादी कर रहे हैं। ये आपका पैसा नहीं, ये देश का पैसा। तो वहां कट करने के लिए कट मोशन लाया जाता है। ये जो कट मोशन है ये 3 तरीके के होते हैं। पहला, जिन्हें पॉलिसी कट मोशन कहते हैं, यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव यहां पर कहा जाता है। ये पॉलिसी कट मोशन होते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। जब पॉलिसी से ही डिसअप्रूवल हो, यानी हमको लगता है कि ये पूरी पॉलिसी ही फ्लॉ है, तो हम ये पॉलिसी कट मोशन लाते हैं। पूरे बजट से ही हमको अपोजिशन बिल्कुल चिढ़ा हुआ है। फिर उसने कहा, और ये कैसे लाया जाता है, कहा जाता है कि भाई आपने 10,000 करोड़ मान लीजिए आपने पैसा दिए, तो जितना डिमांड फॉर ग्रांट है उसको कट करके 1 रुपए कर दिया जाए। मतलब ये मोशन किस चीज के लिए, प्रपोजल किस चीज के लिए, कि 10,000 करोड़ को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए। मतलब मिनिस्ट्री को 1 रुपए केवल दिए जाए, न कि पहले जैसा 10,000 करोड़। अब सवाल यह है कि 1 रुपए में कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये एक सिंबॉलिक यहां पर जो है प्रोटेस्ट है कि हमें आपकी पॉलिसी में बिलीव नहीं है। तो यहां पर जो है अनुदान की मांग पर जो है नीतिगत असहमति होती है। ये पॉलिसी डिसअप्रूवल यहां पर शो करता है, नीतिगत असहमति यहां पर दिखाई देती है। और जो अमाउंट है डिमांड की, अनुदान की धनराशि को, अमाउंट ऑफ डिमांड जो है अनुदान की धनराशि को कट करते हुए, में कटौती करते हुए 1 रुपए कर दिया जाए, उसे 1 रुपए कर दिया जाए, 1 रुपीस कर दिया जाए, जितना भी है वो 1 रुपीस। तो ये पॉलिसी कट मोशन होता है। दूसरा होता है जिसे हम टोकन कट मोशन कहते हैं, यानी सांकेतिक कटौती प्रस्ताव कहते हैं। टोकन कट मोशन का मतलब क्या है कि पूरी पॉलिसी से तो नहीं, लेकिन हां कुछ चीजों पर ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन है तो केवल अपना थोड़ा गुस्सा दिखाने के लिए हमने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए आप अनुदान देंगे, 100 रुपए इसमें काटे जाएं। अब आप सोचिए कि आप जो है 10,000 करोड़ रुपए अमाउंट है और उसमें 100 रुपए की कटौती की जा रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि जैसे एक समुद्र से एक जो है गिलास आपने पानी ले लिया तो समुद्र का पानी कम हो जाएगा या समुद्र के पानी पर कोई असर पड़ेगा। ठीक वैसा ही 100 रुपए की ये कटौती है। तो 100 रुपए का एक टोकन जो है कट किया जाता है। ये एक तरीके का केवल और केवल प्रेशर टैक्टिक्स होता है कि देखा हमने 100 रुपए आपसे काट कर लिए। तो यहां पर अनुदान की धनराशि में से 100 रुपए की कटौती, 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। तो 100 रुपए की अगर कटौती हो रही है तो ये टोकन कट मोशन है। तो पहला पॉलिसी सीधे 1 रुपया कर दिया, टोकन कट 100 रुपए की कटौती। और तीसरा है इकोनॉमी कट मोशन, यानी इसे हम आर्थिक कटौती प्रस्ताव कहते हैं या मितव्ययी कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इकोनॉमी कट मोशन आर्थिक या मितव्ययी कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसमें एक लमसम अमाउंट जो है उसको कट किया जाता है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट यहां पर, ऐसा नहीं कि 1 रुपए 100 रुपए, 10,000 में से हमने 4,000 करोड़ रुपए कट कर दिए, तो यहां पर 6,000 करोड़ रुपए। तो ये अपोजिशन पार्टी जो है एक लमसम अमाउंट या एक यहां पर लमसम अमाउंट इसको बोलते हैं, धनराशि की कटौती की जाती।
मोटा मोटी जिसको कहा जाता है कोई निश्चित धनराशि होती है उसकी कटौती की जाती। ये 3 तरीके के कट मोशन यहां पर होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कट मोशन लोकसभा में लाया जाता है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है। और अगर कट मोशन पास हो गया तो इसका मतलब लोकसभा में मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास नहीं है, किसके पास है? अपोजिशन ने ये मोशन लाया है और अगर ये पास हो गया, अगर ऐसा हुआ तो इसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन के रूप में देखा जाएगा, यह सरकार के गिरने के रूप में होगा। कट मोशन से सरकारें गिर जाती हैं। मनी बिल के साथ भी ऐसा है, मनी बिल अगर सरकार पास न करा पाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो उसकी वजह क्या है कि ये सब लोकसभा में ही लाए जा रहे हैं, लोकसभा में पास कराए जा रहे हैं और वहां पर मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए? वह सरकार की होनी चाहिए। तो यहां पर जो है यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि यह अपोजिशन द्वारा लाया गया, तो इसे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देखा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देखा जाएगा। अब यहां से जो है एक तो ये हो गया अनुदान की मांगों पर मतदान। तो कैसे होता है अनुदान की मांगों पर मतदान, ये समझ रहे हैं? तो रोजाना जो है अलग अलग मिनिस्ट्री का डिमांड फॉर ग्रांट रखा जाता है, डिस्कशन हुआ और वोटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ वोटिंग हुआ, एक एक दिन इस तरीके से होता रहता है। तो डिमांड फॉर ग्रांट लगभग 26 दिन इस तरीके से अलग अलग मंत्रालयों के जो अनुदान की मांग है उनको पारित किया जाता है, उनको वहां पर किया जाता है। जब सारा अनुदान का मांग यानी मंत्रालयों को मिलने वाला पैसा पारित हो जाता है तो अब यहां पर जो है एक 5वां चीज होता है। आपको ये तो क्लियर हो गया कि वित्त मंत्री ने बता दिया कि आपको इतना पैसा, आपको इतना पैसा, हर मंत्रालय का पैसा तो निर्धारित हो गया, डिसाइड हो गया, पास भी हो गया डिमांड फॉर ग्रांट कि इतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब वह उसका इस्तेमाल कर सके, अप्रोप्रिएशन कर सके, इसकी इजाजत चाहिए। किससे चाहिए? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बिना सरकारें 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती हैं। और यह जो ऑथराइजेशन है यहां पर, यह पाने के लिए जो बिल लाया जाता है उसको एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। याद कीजिएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एप्रोप्रिएशन किया जाता है उसे मनी बिल कहा जाता है। तो यहां पर यह एक एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। जब डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो अलॉट हो गया तो विनियोग विधेयक का पारित होना, ये आर्टिकल 114 में ये बोला गया। आर्टिकल 40 में देखिए, 14 में एप्रोप्रिएशन बिल, एज सुन एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113 हैव बीन मेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब जो डिमांड फॉर ग्रांट है, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of consolidated fund of India of all monies required to meet। वहां से पैसा जो है वह appropriation करने के लिए जो यहां पर बिल लाया जाएगा। तो ये जो appropriation bill है, the grants so made by the house of people, ये केवल लोकसभा में लाया जाएगा। और यहां पर जो है कि ये बोला गया है कि the expenditure charged on the consolidated fund of India but not exceeding in any case the amount shown in statement previously laid before parliament। तो जो भी पैसा वहां पर जो है वह भारित है या जो पैसा भी चाहिए वो सारा पैसा इस विधेयक के माध्यम से लाया जाएगा। तो आर्टिकल 114 में ये बात की गई है। वह सरकार की धनराशि, सरकार को धनराशि के विनियोग के लिए फॉर एप्रोप्रिएशन, यह सरकार को धनराशि के विनियोग के लिए यानी एप्रोप्रिएशन के लिए यह बिल लाया जाता है, विनियोग के लिए लाया जाता है। ये एक तरीके से संसद द्वारा ऑथराइजेशन होता है, संसद द्वारा वह प्राधिकृत किया जाता है,
प्राधिकृत किया जाता है। किस चीज के लिए? कि अब आप पैसा खर्च कर सकते हैं। यह ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिसिएशन है कि आपको ऑथेंटिसिएट किया गया, अब आप पैसा आप ही खर्च कर सकते हैं। तो ये विनियोग विधेयक लाया जाता है। और यहाँ पर जो है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, अभी जो आप देख रहे थे, इसमें एक तो जितनी अनुदान की मांगे होती हैं ऊपर जो, वो सब कि ये इतना पैसा है जो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, वो आप खर्च कीजिए। और जो चार्ज एक्सपेंडिचर हैं, यानी संचित निधि पर भारित व्यय हैं, संचित निधि पर भारित व्यय हैं, ये यहां पर दो चीजें एप्रोप्रिएशन बिल में शामिल होती हैं, डिमांड फॉर ग्रांट और चार्ज एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड पर हैं। और इनको जो है एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ये पारित कराया जाता है। ये मनी बिल की भांति ही, धन विधेयक की भांति यह विधेयक पारित होता है। यह मनी बिल की भांति जो है धन विधेयक की भांति पारित होती। तो यहां पर जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल को, राज्यसभा वहां पर अप्रूवल देता है। राज्यसभा क्या देता है? मतलब रिकमेंडेशन। राज्यसभा का केवल और केवल पावर क्या है? रिकमेंडेशन का है। ये यहां पर जो है होता है। तो जब एक बार डिमांड फॉर ग्रांट सब पास हो गए, एप्रोप्रिएशन भी पास हो गया, तो अब बजट तो केवल एप्रोप्रिएशन है नहीं, बजट में तो हमने पहले ही बताया, उसमें जो एक्सपेंडिचर हैं, टैक्सेस हैं, ये सब चीजें और नई स्कीम्स, ये सब बजट में शामिल है ना। तो अभी तो हम केवल एक पार्ट को देख रहे थे, डिमांड फॉर ग्रांट और उसका एप्रोप्रिएशन। अब अंतिम दिन जो है एक और बिल लाया जाएगा जिसे फाइनेंस बिल कहते हैं। तो यहां पर वित्त विधेयक लाया जाएगा। यह लास्ट बिल होता है। वित्त विधेयक संसद में लाया जाने वाला अंतिम विधेयक होता है। और यह केवल लोकसभा में, केवल और केवल लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें जो है यहां पर ये अम्ब्रेला बिल होता है। इसमें संपूर्ण बजट प्रक्रिया शामिल होती, पूरी की पूरी बजट जो है, संपूर्ण बजट ही इसमें शामिल होता है, सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। यानी इसमें डिमांड फॉर ग्रांट भी है, इसमें जो है यहां पर टैक्सेशन भी है, इसमें स्कीम्स भी हैं, सब पर पार्लियामेंट का फाइनल जो है यहां पर जो है डिसीजन लिया जाता है। तो अगर देखा जाए, इसी से एक चीज यहां पर निकल कर आता है, ये एक अम्ब्रेला बिल है, ये एक अम्ब्रेला बिल है जिसमें हर एक चीज शामिल है, ये ध्यान रखना है। तो इससे क्या निकल के आता है कि वित्त विधेयक में पैसे वाले भी मामले शामिल हैं और बिना पैसे वाले, यानी जो धन विधेयक के मामले हैं मनी बिल से रिलेटेड, वो भी फाइनेंस बिल में शामिल हैं, और जो इसके अतिरिक्त हैं वो भी शामिल हैं। तो फाइनेंस बिल में सभी मनी बिल शामिल हैं, जितने भी मनी बिल हैं वो शामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें फाइनेंस बिल में होती हैं। और मनी बिल जो है वह फाइनेंस बिल तो होता है, लेकिन मनी बिल में और चीजें शामिल नहीं होती। मतलब ऑल मनी बिल और फाइनेंस बिल, सभी धन विधेयक क्या हैं? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे। जितने भी मनी बिल होंगे वो तो अपने आप फाइनेंस बिल उसमें तो इंक्लूड ही हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, मनी बिल नहीं। अब आइए यहां पर, ये तो हो गया पूरा फाइनेंस बिल जैसे ही पास होता है, बजट कंप्लीट, बजट पास हो गया, आप अपना अपना खर्च करें, अपना अपना जो प्रोविजन है उसको देखा जाए। लेकिन एक समस्या है, आपका भी बजट होता होगा, घर से पैसा आता होगा। अगर अभी कोरोना काल में घर में होंगे तो अलग बात है, बाहर होंगे तो बजट बना ही होगा। जो आपका बजट होता है क्या बिल्कुल सर्टेन स्क्रिप्टेड होता है? मतलब जितना भेजा जाता है घर से उतना ही साल महीने में चलता है, उससे कम ज्यादा नहीं होता है। ऐसा जिनके साथ होता होगा तो वाकई उनको अवार्ड मिलने की, देने की जरूरत है और सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजने की जरूरत है। अदरवाइज मैक्सिमम मोस्टली जो लोग हैं वो, उनका बजट कभी भी मैनेज हो ही नहीं पाता है। हमने सरकार से जो ये जो अलग अलग मंत्रालय हैं, इन्होंने पैसा तो ले लिया पार्लियामेंट से,
लेकिन जितना पैसा लिया मान लीजिए 6 महीने 7 महीने में खत्म हो गया और आगे 3-4 महीने और बचे हुए, तो फिर कैसे वो काम करेंगे। इसीलिए हम इस चीज को समझते हुए कुछ अदर ग्रांट के बारे में भी, अन्य अनुदान के बारे में भी अपने यहां पर प्रोविजन किए। इनमें पहला क्या है, पहला है वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है पहले इसको समझिएगा। असल में ये एक विशेष वजह से लाया जाता है। आप सोचिए कि 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है बजट, फिर इसके बाद यहां पर 3-4 दिन जनरल डिस्कशन होता है, फिर 3-4 हफ्ते वो जो है वहां पर अर्जेंट हो जाता है, मतलब 1 महीने पूरा। अब फरवरी में लाया गया, पूरा फरवरी, मार्च, 15 मार्च तक सदन स्थगित है। 15 मार्च के बाद हमने कहा 25-26 दिन अनुदान की मांगों पर मतदान होगा, यानी मार्च पूरा निकल जाएगा और आ जाएगा अप्रैल, मिड अप्रैल तक आ जाएगा। फिर जब अनुदान की मांग हो जाएगी तो अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा, फिर फाइनेंस बिल लाया जाएगा, तो अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई का पहला हफ्ता आ जाएगा, तब कहीं जाकर बजट पास होगा। अब यहां पर 1 अप्रैल के से जो है नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। मंत्रालयों के पास जो पैसा होता है वह केवल 31 मार्च के लिए होता है, उसके बाद वो 1 रुपए खर्च नहीं कर सकते। अब बजट जब तक पास नहीं होगा मंत्रालय के पास कोई पैसा नहीं है, और बजट कब पास हो रहा है, मई में, यानी 2 महीने बड़े क्रूशियल हैं, अप्रैल और मई के। अब इन 2 महीनों में जब तक बजट पारित नहीं हो रहा, इनके पास पैसा वैसा नहीं है मंत्रालयों के पास। तो यहां पर जो 1 तारीख को एस्टिमेटेड बजट वह वित्त मंत्री द्वारा लाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस साल इतना पैसा आएगा, उसका एक हिस्सा जो है वह 2 महीने का हिस्सा एडवांस में सरकार को दे दिया जाता है कि आप इसको खर्च करते रहिए, और जब बजट पारित हो जाएगा तो जो आपको पैसा मिलेगा उसमें ये एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जब बजट इंट्रोड्यूस होता है उसी समय वोट ऑन अकाउंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 1 फरवरी के बाद ही। तो बजट की प्रस्तुति के समय ही इसको लाया जाता है, और ये क्या है, एक तरीके से एडवांस अमाउंट है, यह एक अग्रिम धनराशि है, यह एडवांस अमाउंट है। यह एडवांस अमाउंट कितना है, जो बजट का टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट है उसका 1/6, क्योंकि 2 महीने, 1 महीने का होता तो 1/12, 12 महीने का एस्टिमेटेड अमाउंट है, उसमें 1 महीने का दिया जाता तो 1/12, लेकिन 2 महीने का दिया जाना है तो 2/12 यानी 1/6। तो कुल आकलित राशि का 1/6 यह शुरुआत में ही दे दिया जाता है। फिर बजट पास हो जाता है तो जो जो पैसा दिया गया है वो उसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं दूसरा, सप्लीमेंट्री ग्रांट, अनुपूरक अनुदान। आपको बजट बनाकर घर से दे दिया गया कि ये जाइए, आपको 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए महीने आपको खर्च करने। 20 तारीख तक आते आते पैसा सब खत्म, जितना पैसा मिला था, महंगाई बढ़ रही है, पैसा सब खत्म हो गया। आपने घर पे फोन किया कि पैसा तो सब खत्म। तो अगर घर में आपको सही तरीके से वहां पर इज्जत उज्जत है आपकी, कि आपको मालूम है कि नहीं आप जानबूझकर खर्च नहीं किए होंगे, तो वहां पर वह सप्लीमेंट्री ग्रांट भेजते हैं, अनुपूरक अनुदान। यानी जब अपर्याप्त राशि हो, यह आर्टिकल 115 में बोला गया है, तो इनसफिशिएंट जो है अपर्याप्त राशि होने पर, अगर आपके पास जो अमाउंट है साल भर का वो इनसफिशिएंट है, तब यहां पर यह अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। तीसरा क्या है, एडिशनल जो है ग्रांट की बात की जाती, अतिरिक्त अनुदान। एडिशनल ग्रांट का मतलब क्या है कि आप जो है 10,000 रुपए हर महीने आपके पास आ रहा है बजट, तो उसमें सारी चीजें फिक्स है। सारी चीजें फिक्स होने का मतलब क्या है कि आपको बताया गया है कि भाई जो है ये आपका किराया रूम का है, ये खाने का खर्च है, ये कपड़े का खर्च है, ये आपका क्लियर कर दिया गया। अब अचानक जो है आपको पता चला कि लॉकडाउन ओपन हो गया है और थिएटर खुल गए। आपने बजट में ये कभी कैलकुलेट या इमेजिन ही नहीं किया था कि एक जो है यहाँ पर मूवी आ रही है, उस पर जो पैसा लगेगा वो भी इसमें वहां पर नया खर्चा होगा।
बजट में हमने इमेजिन नहीं किया किसी नए सर्विस के बारे में, और अचानक कोई नई सर्विस आ गई, वहां पर कोई नया कपड़ा हमको दिख गया और हमने बजट के हिसाब से उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन हमने दोस्तों के साथ है अचानक जो है हमने पार्टी का प्लान बना लिया कि यहाँ चलते हैं, वहां निकलते हैं, जर्नी करते हैं, घर पे हमने नहीं बताया। तो बजट हमारा तो सर्टेन था जिस चीज के लिए, एक कोई नई सर्विस आ गई और उस वजह से जो है हमारा पैसा कम पड़ रहा है, तो उस नई सर्विस के लिए हमें एडिशनल ग्रांट लेना होगा। यानी अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई नई सर्विस जनरेट हो जाती है, नई सेवा की स्थिति में जो है यहां पर जो ग्रांट लिया जाता है उसको हम एडिशनल ग्रांट कहते हैं। फिर यहां पर है वह एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान। एक्सेस ग्रांट होता है अधिक अनुदान। यहां पर क्या है, एक्सेस ग्रांट का मतलब क्या है, अब आप जो है 20 तारीख को हमने कहा कि आपने घर फोन किया सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए, अब मान लीजिए सप्लीमेंट्री ग्रांट न मिल पाए, घर पे ही पैसा न हो, या घर वाले आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, कहे कि अब आप जो है अपने हिसाब से देखिए, तो अब ऐसी स्थिति में आप लोगों का सोशल स्किल बहुत दिखता है कि जहां आप रहते हैं वहां पर आपने किसी को चाचा, चाची, भाभी, भैया बनाया है या नहीं। तो सब्जी वाले चाचा जी से या भैया जी से आपने जो है वहां पर, जनरल स्टोर से जो है आपने सबसे, तो आपने वहां पे बिना पैसे उधार लेते हुए क्रेडिट पर जो है काम करना शुरू कर दिया। मतलब जितना पैसा आपको अलॉट किया गया था आपने उससे ज्यादा पैसा क्या है खर्च कर दिया है। अब आप उसको कंपनसेट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सेस ग्रांट लाया जाता है, यानी अधिक अनुदान। यानी जो तय राशि थी अगर आपने उससे ज्यादा यहां पर खर्च कर दिया, निर्धारित किसी सेवा पर निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च अगर आप कर देते, से अधिक व्यय कर देते, तो इसे एक्सेस ग्रांट कहते हैं। फिर एक है एक्सेप्शनल ग्रांट, अपवादानुदान। एक्सेप्शनल ग्रांट, अपवादानुदान, अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट। अब कई बार क्या होता है कि इस साल बजट में हमने इमेजिन नहीं किया था किसी चीज के लिए, वह किसी पुराने बजट का हिस्सा रहा होगा, करंट जो है वह बजट का, फाइनेंशियल ईयर का वह हिस्सा नहीं है, लेकिन वो खर्च करना है, वो भी एक अमाउंट है, वो खर्च करना है और हमने इमेजिन नहीं किया, वह करंट एक फाइनेंशियल ईयर का वह खर्च नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन किसी जो है पुराने अमाउंट का वहां पर खर्चा है। तो एक्सेप्शनल केसेस में यहां पर ऐसे ग्रांट की जरूरत पड़ती है। यदि कोई अनुदान किसी वित्तीय वर्ष की, फाइनेंशियल ईयर की करंट सर्विस का, चालू सेवा का भाग न हो, तो इसके लिए जो है एक्सेप्शनल ग्रांट लाया जाता है। और अंतिम में वोट ऑन क्रेडिट, प्रत्यायानुदान, 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 वोट ऑन क्रेडिट। अब सवाल यह है कि भाई कोई भी अगर मंत्रालय को पैसे की कमी पड़ी तो 10 तरीके बता दिए गए, सप्लीमेंट्री ग्रांट लेकर आइए, एडिशनल ग्रांट लेकर आइए, एक्सेस ग्रांट लेकर आइए, एडिशनल ग्रांट लेकर आइए, एक्सेप्शनल ग्रांट लेकर आइए, तमाम तरीके बता दिए गए। लेकिन ये सब प्रोसीजर है ना, पार्लियामेंट में जाएंगे, दोनों हाउसेस वहां पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, पास होगा, और राज्यसभा ठीक है मतदान नहीं करता है, लेकिन राज्यसभा कम से कम डिस्कशन तो करता है, टाइम तो टेकिंग है ही, और हमको तुरंत पैसे की जरूरत है। तो वोट ऑन क्रेडिट एक तरीके का ब्लैंक चेक है। ये ब्लैंक चेक है कि आप जो है वो पैसा पहले तो आप ले लीजिए और फिर उससे अप्रूवल वहां पर ले लीजिए। ये आर्टिकल 116 में बोला गया है। मतलब वोट ऑन क्रेडिट वह कोई ऐसा कोई भी सर्विस जो है अनडिफाइंड हो, मतलब आपका साल में कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसको मतलब सोचा ही नहीं जा सकता है, अनडिफाइंड हो, तो वो सब कुछ चीजें वोट ऑन क्रेडिट पर, यानी गवर्नमेंट की क्रेडिट पर उसको मिल जाती।
जब किसी सर्विस को उसके अनिश्चित रूप के कारण, यानी वो डेफिनेट नहीं है, रूप के कारण हमने जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया था, वह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वह वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल नहीं था। क्यों नहीं शामिल था? क्योंकि वो ऐसा नेचर का था ही नहीं कि हम कोई वहां पर वह प्रिडिक्ट कर पाते कि कितना पैसा खर्च होगा, नहीं होगा। और तो अगर ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस आता है कि अचानक मांग आ जाती है, तो अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए ऐसा जो है वह लाया जाता है। तो इसको हम जो है, ये एक ब्लैंक चेक की भांति होता है यहां पर, तो ये यहां पर वोट ऑन क्रेडिट के रूप में देखा जाता है। क्लियर है? तो ये था बजट का प्रोसेस और बिल, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होगा तो एक बार आप जो है मैसेज ग्रुप में या मुझे कर दीजिएगा। कल जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के होंगे सभी क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे। कल से कोशिश करेंगे टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का, और ये सारी चीज़ें जिससे सही तरीके से कवर हो। तो अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नोट्स सभी लोगों के पास है, नोट्स में सारी चीज़ें हैं। और बस ये ध्यान रखिएगा नोट्स पढ़ने के दौरान कि अगर कहीं पर जो है लिखने, जो जिन्होंने लिखा हुआ है, अगर लिखने के दौरान उन्होंने कोई थोड़ा बहुत एरर किया हो, तो इतनी चीज़ें क्लास में बता रहे हैं कि आप उसको नोटिस कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। इसलिए क्लास के साथ साथ नोट्स ज़रूर पढ़ते रहिए, उसमें सारी चीज़ें रिवीजन करते रहिए, तो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। कल हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देखेंगे, और पार्लियामेंट से रिलेटेड मेंस में आने वाले जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारा का सारा कल हमारा पार्लियामेंट फिनिश हो जाएगा। संसद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, प्री मेंस, सब कुछ हम लोग कल देख लेंगे। तो कल के बाद फिर हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ बढ़ेंगे, वो तो एक दिन का है। फिर हम लोग जुडिशरी की तरफ बढ़ेंगे, वो थोड़ा 2-3 दिनों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत लेंदी नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग है, अच्छा रहेगा, बढ़िया आपको लगेगा वहाँ पर, लेकिन वो सब छोटे छोटे उनका नेचर है, ज़्यादा दिनों के वो नहीं है। जो मेन टॉपिक थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत थी और इत्मीनान से पढ़ने की ज़रूरत थी, वो यही सारे टॉपिक थे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।